जय हिंद एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका दूर डिफेंस अचीवर्स में। आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम आपका 16 अप्रैल को है। तैयारी करते रहिए अपना। आपको हार नहीं माननी है, आपको हार नहीं माननी है, बस करते रहना है। कल हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशंस में, डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशनल फार्मूला बताया था, टेबल बताई थी कोई, और हमने आपको टेबल कुछ क्वांटिटीज़ बताई थी, क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूला बताया था, उनकी यूनिट्स बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट्स बताई थी। मतलब अभी तक बताई जितनी क्वांटिटीज़ थी मैंने आपको, वो सब क्वांटिटीज़ कौन सी थी? मैकेनिकल क्वांटिटीज़ थी। अब हम बात करेंगे थर्मल क्वांटिटीज़ के बारे में कि क्या होती है थर्मल क्वांटिटीज़। तो चलिए थर्मल क्वांटिटीज़ की आइडिया लगा लीजिए। थर्मल क्वांटिटीज़, थर्मल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब इनकी थर्मल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। पहली लिख लीजिए, पहली लिख लीजिए हीट, हीट या फिर एंथैल्पी और एंथैल्पी, हीट या फिर एंथैल्पी। हीट और एंथैल्पी, हीट और एनर्जी, इनकी डायमेंशंस सेम होती है। तो सीधा हम डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन क्या है? ml2 t-2 दिख रहा है? ml2 t-2। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? जूल। दूसरा हमारा स्पेसिफिक हीट। क्या चीज? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। अच्छा, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, ये होती है स्पेसिफिक हीट। अब हीट की डायमेंशन ml2 t-2 और मास की डायमेंशन m⁻1 और टेम्परेचर की डायमेंशन T⁻1। अब ये इसकी पावर 0 हो जाएगी और ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m⁻0 l⁻2। एक मिनट, ओहो, टेम्परेचर T नहीं, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर T नहीं। तो टेम्परेचर को केल्विन बोलते हैं, तो उसको K लेते हैं। टेम्परेचर को T नहीं K लेते हैं, ठीक है, K की पावर 1। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m⁻0 l⁻2 T⁻−2 K⁻−1। ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। इसकी एसआई यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट देते हैं हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। ये तो होता है हीट, इसको हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। तो हीट की ऐसा यूनिट जूल, मास की ऐसा यूनिट केजी और टेम्परेचर की केल्विन। तो ये हो जाएगी जूल और केजी केल्विन। ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। इसकी एसआई यूनिट लिख लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट लिख लेते हैं जूल केजी पर जूल पर केजी और केल्विन, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट। अब चलते हैं हम अपनी अगली पे। अगली क्या है हमारी? समझ में आ रहा है ना? m⁻0 l⁻2 T⁻−2 K⁻−1, ऐसे लिख लूँ, T⁻−2 K⁻−1। इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट वन पे चलते हैं। वन क्या थी हमारी?
नेक्स्ट हमारी लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट हो गई, अब बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन मास। लेटेंट हीट होती है हीट अपॉन मास। ठीक है, हीट अपॉन मास। हीट की डायमेंशन ml2 T-2, ml2 T-2 लेटेंट हीट का हीट की डायमेंशन, और मास m। तो ये हो जाएगी m0, ये पावर 1 के ऊपर जाएगी तो माइनस 0 और 1 माइनस 1 0, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर -2। ये हो जाएगी हमारी लेटेंट हीट की डायमेंशन। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की डायमेंशन m टू द पावर 0, l टू द पावर 2, t की पावर -2। ये हो गई हमारी डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट। इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो ये क्या था? हीट अपॉन मास, जूल अपॉन केजी, जूल केजी। ठीक है, ये हो गई इसकी ऐसा यूनिट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पे, अगले वाले पे। अगला जो है हमारा वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी? जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट अपॉन टेम्परेचर। एंट्रोपी का फॉर्मूला हीट अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट की डायमेंशन ml2 T-2, और टेम्परेचर की डायमेंशन T टू द पावर 1। सॉरी, फिर मिस्टेक करी, T फॉर टाइम होता है, टाइम की डायमेंशन T होती है। टेम्परेचर की केल्विन, T की पावर 1। अब केल्विन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ml2, लिखते हैं, क्या हो जाएगी? ml2 T-2 K-1। ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन, इसकी एंट्रोपी की। इसको ढंग से लिख लेते हैं एक बारी, समझ में आया ना? हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट ml2 T-2, टेम्परेचर केल्विन में तो K की पावर 1, K की पावर 1 से फिर K की पावर -1, क्योंकि ऊपर जाएगी तो पावर साइन चेंज हो जाता है। इसको लिख लेते हैं, हीट ml2 T की पावर -2, K की पावर -1। ये हो गई एंट्रोपी की, एंट्रोपी की क्या हो गई? डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसके वो ऐसा यूनिट की। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, हीट अपॉन टेम्परेचर, तो ये जाएगी जूल पर केल्विन। ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। अब चलते हैं हम लोग अगले पे। अगला टर्म हमारा वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, thermal conductivity. Next heading, fifth number is thermal conductivity. Thermal conductivity. तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एक बार देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी होती है हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूला होता है कि हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम।
ये सब आपको तब समझ में आएगा जब हम पढ़ाएंगे आपको थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कि क्या ये हीट से वो है, हीट इनटू डिस्टेंस कैसे है और एरिया टेम्परेचर टाइम कैसे है, ये सब बताएंगे। अब समझिए, बात को समझिए। देखिए हीट की डायमेंशन क्या थी, mL2 T-2 हीट की डायमेंशन थी, ठीक है। इसको रखते हैं mL2 T⁻2 इंटू डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन लेंथ L⁻1 एरिया मीटर स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर डायमेंशन क्या हो जाएगी, L स्क्वायर इंटू टेम्परेचर कैल्विन में तो K इंटू टाइम T⁻1। तो आप इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m और L⁻2 और 1 3 और ये 2, अच्छा ये 2 से पावर गया कैंसिल आउट, एक L बचा तो mL⁻1, ठीक है। प्लस की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की पावर 1 हो जाएगी, -2 -3 तो T⁻3 पर केल्विन, K की पावर -1। ये हो गई इसकी SI यूनिट। इसको लिख लेते हैं। अच्छा इसकी SI यूनिट क्या होगी, m⁻1 L⁻1 T⁻3 और K की पावर -1, ये हो गई। अब यहीं पे इसके SI यूनिट की बात कर लेते हैं। तो हीट की SI यूनिट जूल इनटू डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन मीटर्स अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर केल्विन और टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन टाइम सेकंड, एक पावर की, ठीक है। तो ये आ जाएगा जूल पर केल्विन मीटर सेकंड, देखो MKS जूल मीटर केल्विन सेकंड। तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई, जूल मीटर केल्विन सेकंड, ये हो गई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। समझ में आ गया ना थर्मल कंडक्टिविटी, हीट इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। हीट mL2 T-2 डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन L⁻1 अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, मतलब L⁻2 इनटू टेम्परेचर विल बी इन केल्विन, सो K की पावर 1 एंड टाइम की पावर T⁻1। सो उसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गॉट दैट m⁻1 L⁻1 T⁻3 K की पावर -1। एंड SI यूनिट की बात करें तो जूल पर मीटर केल्विन सेकंड, ओके। अब नेक्स्ट वन, मैं जितनी करा दूंगा इतनी सफिशिएंट है। थर्मल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, इसको भी मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV/NT। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, PV/NT। PV/NT होता है। अब इतना ओके सर, ओके। हाँ, तो PV/NT। अच्छा P क्या है, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, and T इज टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। P इक्वल्स टू प्रेशर, V इक्वल्स टू वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर। इसको सॉल्व करते हैं और इसकी डायमेंशन निकालते हैं। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर की डायमेंशन होती है mL-1 T-2, T⁻², mL⁻1 और T⁻²,
वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम होता है एक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो ये हो जाएगा एल 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 टू द पावर 3। वॉल्यूम हो जाएगी एल क्यू अपॉन, ये क्या मोल हो जाएगी? मैंने बताया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन क्या होती है? मोल, ये हो जाएगी मोल। और ये टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब केल्विन, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टू द पावर -1, नहीं सॉल्व करते हैं इसको पहले, एम एल टू द पावर -1 टी की पावर -2 इंटू एल टू द पावर 3 अपॉन मोल इंटू केल्विन। अब ये एल की पावर 1 है, सॉरी एल की पावर -1 है और ये एल की पावर 3 है, तो एल की पावर 3 -1 2 प्लस का 2 आएगा, तो -1 + 3 2, तो ये हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट? एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, ठीक है, टी की पावर -1 मोल माइनस, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? अच्छा, पीवी अपॉन एनटी था, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन एन इंटू टी। प्रेशर की यूनिट क्या है? प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? या फिर पास्कल ले लीजिए इसे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्यू ऑन, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो जाएगी एम, टेम्परेचर द केल्विन पर मोल, सो दिस विल बी जूल, ये जूल हो जाएगी, न्यूटन मीटर जूल हो जाएगी, और ये हो जाएगी के मोल। ओके, ये हो जाएगी, ओके। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जूल मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे, अगले पे चलते हैं, 7th वन पे। 7th वन है वो हमारा क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, और एनर्जी अपॉन टेम्परेचर हो गया इसका फॉर्मूला। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2 T-2, टेम्परेचर केल्विन। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml2 T2 -2 K -1। एनर्जी विल बी जूल केल्विन, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल पर केल्विन। क्लियर है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब चलते हैं अगली अपनी क्वांटिटी की तरफ, थर्मल क्वांटिटी की तरफ। अगली जो हमारी थर्मल क्वांटिटी है वो है सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू टाइम। एनर्जी की डायमेंशन ml2 T-2 अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम
टी की पावर 1, ठीक है, टी की पावर 1, और ये हो जाएगा टी की पावर -3, ये हो जाएगी m की पावर -1। सो डायमेंशन क्या हो जाएगी, m की पावर -1, l की पावर 2, t की पावर -3, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी एनर्जी इंटू एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की जूल अपॉन एरिया विल बी मीटर स्क्वायर एंड टाइम विल बी इन सेकेंड। तो ये हो जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, सेकेंड मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर सेकेंड। क्लियर है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। अगले पे चलते हैं हम लोग। अगली जो है हमारी क्वांटिटी का नाम है स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टीफेंस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर की होल पावर 4। एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर की होल पावर 4। एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम इंटू टेम्परेचर टू द होल पावर 4। नहीं दिख रहा। तो स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर की होल पावर 4। देखिए एनर्जी की डायमेंशन ml2 t-2 अपॉन एरिया विल बी m स्क्वायर, टाइम t की पावर 1, टेम्परेचर की होल पावर 4 मतलब कि केल्विन की होल पावर 4। तो इसकी डायमेंशन अब सीधा सीधा लिख लेते हैं हम लोग। इसकी डायमेंशन क्या होती है, m टू दी पावर, अब यहाँ पे पावर 2 है, अब ये यहाँ पे जाएगी तो पावर 1 ही हो जाएगी, -1, m टू दी पावर -1, t की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -3, और ये l टू दी पावर 2, l टू दी पावर 2, t की पावर -3, k की पावर 4 है, ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो k की पावर -4। अब यहीं से हम इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी विल बी जूल पर, एरिया विल बी मीटर स्क्वायर, टाइम विल बी सेकेंड, और k की पावर 4। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड k टू द पावर 4, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। क्लियर है इतना? इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूछ लेते हैं काफी बार एग्जाम में। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द बोल्ट्जमैन एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, ये आना चाहिए आपको। देखिए इतना, देखिए इतना, ठीक है, इतना दिख रहा है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन हमारा लास्ट वन है और इसे कह सकते हैं हम लोग कि इंपॉर्टेंट भी है। तो करते हैं, अब नेक्स्ट वन करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ओके, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इनकी डायमेंशन देख लीजिएगा, इनकी यूनिट्स देख लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पे। अब नेक्स्ट वन और हमारी आखिरी 10 पॉइंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसकी यूनिट डायमेंशन और यूनिट दोनों अच्छे से लर्न करिएगा, समझिएगा, निकालने की कोशिश, प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे डायमेंशन निकालते हैं किसी भी गिवन फार्मूला की। ओके, कुछ टाइम बता दी थी मैंने पहले आपको। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट देखते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट।
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन एनर्जी, वर्क अपॉन एनर्जी। अच्छा, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, मैंने आपको बताई थी ml2 t-2 होती है कि नहीं होती है। देखिए वर्क और एनर्जी की क्या होती है ml2 t-2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको इतना? ओके, समझ में आ रहा है? अब ये कैंसिल हो जाएगी और ये डायमेंशनलेस हो जाएगी। इट इज m0 l0 और t0। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 l0 t0 और इसकी यूनिट इट इज यूनिटलेस, नो यूनिट, नो यूनिट। अच्छा, वर्क का समझ में आया ना, ml2 t-2 कैसे आया? अच्छा एक मिनट रुको, मैं समझाता हूँ आपको कि वर्क का कैसे आया। बोल्ट्जमैन इंपॉर्टेंट है, बोल्ट्जमैन इंपॉर्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखिए जो वर्क डन होता है, जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास विल बी kg इनटू एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्ले, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगी? अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m⁻0 l⁻1 t⁻⁻1। सही है। अब ये उठा के हम इस पर रख देंगे एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी m m⁻0 l⁻1 t⁻⁻2, क्योंकि एक टी ऊपर है नीचे होता है वो हो जाएगा ऊपर में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस दोनों वैल्यूज कर देंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस कराएगा। ठीक है, वो हो गया एक्सेलरेशन, हमारा एक्सेलरेशन भी आ गया। तो kg इंटू मास, किसमें है kg होता है ना, मास होता है ना, मास की डायमेंशन क्या होती है m⁻1 इंटू एक्सेलरेशन की कितनी होती है l⁻2 m0 l1 t-2। तो फोर्स क्या हो जाएगा m⁻1 l⁻1 t-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी mlt-2। अब वो हम रखते हैं यहाँ पे m l⁻1 t⁻2 mlt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा, लेंथ में होगा, सीधी सी बात है कि l⁻1 हो जाएगी, तो m ये क्या हो जाएगा m⁻1 l⁻2 t⁻2। यही रखा है हमने इसमें। और एनर्जी की तो आपको पता ही है ml2 t-2 कैंसिल आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डायमेंशनलेस होगी, इसकी वजह से ये डायमेंशनलेस होगी और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यही थी हमारी थर्मल क्वांटिटीज़, जितनी थी थर्मल क्वांटिटीज़ मैंने आपको करा दी। इनकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, एक एक थर्मल क्वांटिटी की यूनिट निकालिएगा, डायमेंशन निकालिएगा और डायमेंशन और यूनिट निकालने की कोशिश करिएगा, कैसे यूनिट निकालते हैं और डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये भी, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं कि यू कैन टेल मी व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इन सब के अंदर पूछ लेता है आपसे, ज़्यादातर ही पूछ लेता है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इनको देखिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। मैंने जितनी बार आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाया वैसे फार्मूला निकालिए, डायमेंशंस निकालिए, यूनिट्स निकालिए। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड एनी थर्मल क्वांटिटी, okay, any mechanical quantity also, because in previous video I will taught you that how to find the dimensional formula of mechanical quantities. Okay, so अब इतनी मैं अपनी थी अभी तक 10 जो थी वो थर्मल क्वांटिटीज थी, जितनी मैंने थी उतनी आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, एक और बतानी थी मुझे, एक चीज़ और बतानी थी, पहले ही देख लीजिए। ठीक है, बताते हैं। एक चीज़ मैंने जो मैकेनिकल क्वांटिटी में छोड़ दी थी वो कराता हूँ मैं। मैकेनिकल क्वांटिटी में मैंने 2-3 क्वांटिटीज छोड़ दी थी जिन्हें मैं कराता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, वो बता देता हूँ मैं आपको। मैकेनिकल क्वांटिटीज
मैकेनिकल क्वांटिटीज। ये कौन कौन सी छोड़ दी थी मैंने, वो मैं आपको करा देता हूँ। इसे हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, टी रेशियोज की, इनकी बात करते हैं, इनकी मैकेनिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, टी रेशियोज की। जैसे हो गया आपका साइन थीटा हो गया, आपका हो गया कॉस थीटा हो गया, आपका टेन थीटा हो गया। तो इनकी क्या डायमेंशन होती है और इनकी क्या ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी डायमेंशन की, अगर हम इनकी डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। जैसे पूछ लिया जाए आपसे व्हाट इज दी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ cos थीटा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ cos थीटा, और आपको ऑप्शन दे दिए जाए ए m0 l1 t0, m0 l0 t1, m1 l0 t0, और चौथा ऑप्शन दे दिया m0 l0 t0। अब आपको इसमें से कह दिया जाए कि ये बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। क्या पूछा गया आपसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cos थीटा की डायमेंशन पूछी गई है, डायमेंशन बतानी है आपको इसमें से। तो आप क्या करेंगे, ये डायमेंशनलेस होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में सीधा आप इसको ऐसे आंसर मार के आएंगे, ठीक है, क्योंकि डायमेंशनलेस क्या होती है m0 l0 t0, और ये यूनिटलेस भी होती है, नो यूनिट। ओके, दूसरा मैं क्या बता रहा था आपको, दूसरा मैं आपको बताने वाला था वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में। वेलोसिटी ग्रेडियंट आई थिंक बता दिया था, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताना था। रिलेटिव डेंसिटी, दूसरा बताने वाले हम रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अंडर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, अच्छा इसकी डेंसिटी का, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m(l⁻⁻3), सही है, सही है ना, m(l⁻⁻3) T0 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो m(l⁻⁻3) T⁻0। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी और नो डायमेंशन आएगी। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m⁻0 l⁻0 T⁻0। क्लियर है, इतना ठीक है। और ये भी डायमेंशनलेस, नो यूनिट। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। मैंने आपको कुछ छूट बकाया रह गई थी जो मैकेनिकल क्वांटिटीज़, वो उसके बारे में बता दिया। मैंने आपको थर्मल क्वांटिटीज़ सारी बता दी, जितनी थी थर्मल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनकी डायमेंशनल फार्मूला, उनकी एसआई यूनिट मैंने आपको सब बता दिया। और अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और क्वांटिटीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे हम आपको अगले उसमें बताएंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ और मैग्नेटिक क्वांटिटीज़, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, इनके सारे क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला और इनकी सारी एसआई यूनिट बताऊँगा। उसके बाद हमारा जो क्या है डायमेंशंस खत्म हो जाएगी। डायमेंशंस मतलब इन द सेंस कि क्वांटिटीज़ के बारे में उनकी डायमेंशंस निकालना, उनके यूनिट्स निकालना, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एरर की, फिर हम एरर की बात करेंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम पास में ही आ रहा है। हाईली मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि मोटिवेशन के बिना आप कोई काम कर नहीं सकते हैं, वरना आपको आलस आएगा। अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है तो आपके अंदर आलस ज़रूर आएगा। आप क्या करेंगे, आपके अंदर अगर मोटिवेशन है तो आप सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आपके अंदर जुनून है, आपको करने की चाह है, अगर आपका मोटिवेशन बहुत हाई है तो आप वो कर सकते हैं। बाय द वे आप पढ़ते रहिए बाकी, और ख्याल रखिए अपना।
मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।